अच्छा, डिस्क्लोजर के बारे में ये बात आपको मालूम है, डिस्क्लोजर का मतलब है कि जो आपके नोट्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन को शो करना। हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? 5 कंपोनेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। नंबर 1, नंबर 2, ये 2 कंपोनेंट्स हैं जो कि आप ITA के लेवल पे PRC में पढ़ते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अभी आपने पढ़ा, फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो थोड़ी देर में आपने पढ़ना है, और नोट्स। ठीक है, तो ये नोट्स आपका बाकायदा एक कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। एलिमेंट्स कितने हैं भाई हमारे? 5। उनमें बैलेंस शीट से मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एसेट्स, लायबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी। 3 आपके बैलेंस शीट से मतलब है। बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब कौन से हैं? इनकम एक्सपेंसेस। वो एलिमेंट्स आपके उससे मतलब है। क्लियर? ठीक है। फॉलोइंग मैटर्स शैल बी डिस्क्लोज्ड, कहते हैं ये बातें आपने डिस्क्लोज करनी है नोट्स में। किससे मुतल्लक? IAS 20 से मुतल्लक। ठीक है, IAS 20 से मुतल्लक ये बात कह रहा है, आपने ये चीजें डिस्क्लोज करनी है। क्या? द अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, कि जो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, ये तो आप यूं समझो कि हर स्टैंडर्ड के लिए ये डिस्क्लोजर मौजूद होगा कि जो स्टैंडर्ड, जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर इन्वेंटरीज IAS 2, अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16। ठीक है, कि आपने कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की है, इसके लिए आपने सिर्फ ये समझ लेना अकाउंटिंग पॉलिसी। अब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है कि आपने गवर्नमेंट ग्रांट को डिफर्ड इनकम बनाना है अनलेस द कंडीशन इज मेट। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है जो कि हमें IAS 20 ने दी है। क्योंकि अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसी इस तरह से होती कि whenever you receive government grant, recognize it as an income, ये भी तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी है ना। जैसे कि फर्ज कर ले, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा कर रहा हूं इस वक्त, बड़े मीन्स कंसल्टेंट लेवल पे। जैसे एक अकाउंटिंग पॉलिसी में ये कह दूं कि ऑल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी डेप्रिसिएटेड on straight line method at 10% rate, at 10% depreciation rate। ठीक है, ये अकाउंटिंग पॉलिसी मैं सपोजली क्या है, उनके सारे के सारे जितने भी एसेट्स होंगे। अब पॉलिसी तो बना दी, लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के IAS 16 से डायरेक्टली मुतसादम है। क्योंकि IAS 16 क्या कहता है कि भाई जो एसेट है उसकी अलग से यूजफुल लाइफ डिटरमिन करो, एस्टिमेट करो। इसका मतलब हर किसी को 10 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता। उसका पैटर्न ऑफ बेनिफिट देखो, इसका मतलब हर एसेट को स्ट्रेट लाइन पे नहीं किया जा सकता। उसकी रेजिडुअल वैल्यूज देखो, इसका मतलब हर किसी की अलग अलग रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो जो मैंने फनकारी लगाई है कि हर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, अब इसी तरह हर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लैंड है, उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या पॉलिसी बनाई अपने अकाउंटिंग अपने एंटिटी के अंदर कि यार जो भी एसेट है सबको 10 पे डिवाइड करके डेप्रिसिएशन ले, यार किन चक्करों में पड़ा हुआ एक्सपेंस था। तो मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी बना दी। अब जब ऑडिटर्स आएंगे, मैं पहले कह रहा हूँ जरा बड़े होकर एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे इन बातों को सुन रहे हो। अब ऑडिटर्स कब आते हैं? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हो। ऑडिटर्स आए, उन्होंने देखा जनाब डेप्रिसिएशन को उन्होंने ऑडिट किया ना कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किए। तो जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए गए तो पता चला कि ये तो पॉलिसी IAS 16 से मुतसादम है, क्लैश में है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है IAS 16 को। तो उन्होंने कहा जनाब आपकी अकाउंटिंग ठीक नहीं है, हम आपको
क्लीन रिपोर्ट नहीं दे सकते, हम ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, उसको कहते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। आपने उसकी पढ़नी है अभी ऑडिटिंग के अंदर चीजें, ठीक है। तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट करना होगी वो एज पर IAS 20 होगी। किसके लिए? गवर्नमेंट ग्रांट के लिए। इंक्लूडिंग द मेथड, कहता है मेथड भी बताओ ऑफ प्रेजेंटेशन। अब मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या, ये आपने अभी पढ़ा। कौन सा मेथड पढ़ा अभी आपने? ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस मेथड, जिसमें आप दोनों को एसेट्स और गवर्नमेंट डेफर्ड इनकम को अलग अलग शो करते हैं, और नेट ऑफ मेथड या नेट मेथड, जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। जुमला क्लियर हो गया? ये थी ए बात कि आपने पॉलिसी और मेथड बतानी। याद भी हो गया हमें ए में क्या लिखा हुआ है? अब बादाम खा के वॉक करते हुए इस जुमले को याद करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। पॉलिसी और मेथड, दो बातें इस पे आपने फोकस की। उसके बाद नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, किस किस्म की गवर्नमेंट ग्रांट मिली। नेचर आपको कैश में मिली या कोई एसेट के तौर पर मिली, जो भी मैंने आपसे कहा ना कि मैंने बात बतानी है आपको नॉन कैश आपको रिसोर्सेज मिलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट के, ठीक है। एक्सटेंट उसकी क्या थी, ठीक है, कंडीशन वगैरह क्या थी, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एन इंडिकेशन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस फ्रॉम विच द एंटिटी हैज डायरेक्टली बेनिफिटेड। अब ये मैंने कल आपको असिस्टेंस की बात की थी, अदर फॉर्म्स ऑफ असिस्टेंस भी आपने बतानी है कि गवर्नमेंट ने वहां पर स्पेसिफिक टू योर एंटिटी एंड द रिलेटेड एंटिटीज, जैसे मैंने कल क्या एग्जांपल दी थी आपको, एक ऐप की एग्जांपल दी थी, मोबाइल ऐप की। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड मोबाइल ऐप, वो कह रहा है कि जो भी उस ऐप को डाउनलोड कर लेगा उसको ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अब वो हर एग्रीकल्चर वाला बिजनेस करेगा ना, जो टेक्सटाइल वाला उसकी तो जरूरत नहीं है उस ऐप को अपने पास रखने की, तो एक फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से मिल गई। तो आप वो बताएंगे कि जी हमें गवर्नमेंट असिस्टेंस, अच्छा नेचर में दो बातें आप लिखिए। एक जरा मुझे बताएं, फॉर इनकम्स होती है और दूसरी फॉर एसेट्स होती है, ठीक है। और एक्सटेंट में आप कंडीशन बनाएं, ठीक है। कंडीशंस टू मीट, कौन सी कंडीशंस आपने करनी है। और फिर यहां पर जो अनफुलफिल्ड कंडीशंस हैं, आपने जो कंडीशंस नॉट येट मेट, यहां पर आप क्या कह रहे हैं, कंडीशंस नॉट येट मेट, जो आपने अगले सालों में मीट करनी है। ऊपर आपने बता दिया एक्सटेंट, इसकी एक्सटेंट क्या है, क्यों हमें ग्रांट मिल रही है, ये कंडीशंस मीट करने के लिए। अब नीचे आप बता रहे हैं कि वो कौन सी कंडीशन अगले सालों में मीट करनी है यूजर को, ताकि पता चले कि ऑर्गेनाइजेशन अभी अगले सालों में क्या कर। एंड अदर कंटिजेंसीज अटैचिंग टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब अगर आपको अदर कंटिजेंसी का लफ्ज नहीं भी याद होता तो छोड़ दें, आप अनफुलफिल्ड कंडीशंस ही की बात पेश कर लें, कंडीशंस नॉट येट मेट। कंटिजेंसी कहते हैं जो इससे मुतल्लका होनी अनहोनी है, जिसके चांसेस हैं कि वो बात हो सकती है, इम्कानात, ठीक है। अटैच टू द गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, उनको जो कि आप रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, वो
जो गवर्नमेंट असिस्टेंस जिनको आप रिकग्नाइज कर चुके हैं, गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पे आप रिकग्नाइज कर चुके हैं, उनसे मुतल्लक कोई कंटिजेंसीज हैं, अदर कंटिजेंसीज अटैचिंग टू द गवर्नमेंट असिस्टेंस दैट हैव बीन रिकग्नाइज्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट। मैं पूरा जुमला कर देता हूं, एज गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट असिस्टेंस को आपने गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ अगर असिस्टेंस है उसको तो आप डिस्क्लोज करेंगे। ग्रांट क्या है? जिसमें रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, कल बड़ी डिटेल से बात हो गई थी ना। आप उस गवर्नमेंट असिस्टेंस को जिसको आपने ग्रांट के तौर पर रिकग्नाइज कर लिया, क्या उससे मुतल्लक कुछ इम्कानात हैं? वो क्या इम्कानात हो सकते हैं? अच्छा, कंडीशंस नॉट येट मेट, ये तो हो गया इन द फ्यूचर। और कॉन्टिजेंसीज क्या हो सकती हैं? रिटर्न ऑफ एसेट और कैश इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट। आप नहीं उसे फुलफिल कर सके, ठीक है, जो आप उसको फुलफिल नहीं कर सके तो अब आपको जो है वो वापस करनी पड़ सकती है। इम्कानात कितने हैं उसके, वो इम्कानात लिख दें। अब बताओ बेटे जान, ये तीनों पॉइंट्स याद हो गए? अब बादाम भी बच गए अम्मा के, तुम्हारी मॉर्निंग वॉक भी बच गई, और सर में जो एक पाव तेल लगाना था वो भी बच गया। अच्छा चल, एक छटाक लगाना था। ओके बेटा, तो गवर्नमेंट असिस्टेंस में बी सिग्निफिकेंट सो दैट, अब वो जो मैं आपको बात अभी करता कि गवर्नमेंट असिस्टेंस अगर सिग्निफिकेंट होगी तो आप उसका डिस्क्लोजर देंगे, नेचर एंड एक्सटेंट आप उसकी बताएंगे, एंड ड्यूरेशन फॉर द असिस्टेंस इज नेसेसरी इन ऑर्डर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे नॉट बी मिसलीडिंग। ये आपने बात करनी होगी कि जैसे वो ऐप है, फर्ज कर लीजिए वो एक असिस्टेंस है और आप समझते हैं कि बड़ी अहम असिस्टेंस हमें गवर्नमेंट की तरफ से मिली है, ठीक है, और उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारे बिजनेस में, तो वो आप उस ऐप को जो है वो काबू नहीं आंदा बात रखे आप उस ऐप को जो है वो देखें कि जी कितनी देर के लिए गवर्नमेंट ने हमें दी है। हम कोई और काम भी तो कर सकते हैं ना, जरूरी वही गलती बार बार करें। तो आप, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि गवर्नमेंट असिस्टेंस को आपने डिस्क्लोज, क्योंकि गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है। अकाउंटिंग एंट्री किसकी होती है? गवर्नमेंट ग्रांट की होती है। बात फॉलोड? पक्के वाली फॉलोड? अच्छे वाली फॉलोड? अच्छा, अब हम